हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम यूपी टीएसपीएससी पेट सीरीज के अंतर्गत आपकी तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं, जो कि आपको अपनी तैयारी परखने के लिए बहुत ही बेहतरीन माध्यम साबित होने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 4 तक जो इसके पहले का है वो आपको मिले, तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। आपको सही ऑप्शन बताना है कि सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। याद रखेंगे। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आपका है कि कंटक शोधक या कह लीजिए कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन ये किस साम्राज्य में था। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रकूट, दूसरा है कुषाण, तीसरा है चोल, चौथा है मौर्य। तो आपको बताना है कि कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा इसका डी, ये मौर्य साम्राज्य में था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो ये आप जानते ही होंगे, 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो जो सबसे पुराना वेद है इनमें वो है आपका ऋग्वेद, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति। और आपको बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें जो प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली है इसमें किस पदार्थ का उपयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है कांसा, तीसरा ऑप्शन है पत्थर और चौथा ऑप्शन है टेराकोटा। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी जो नर्तकी की मूर्ति है इसमें कांसे का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट, जो कोझिकोड नाम से भी प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1498, यानी ऑप्शन डी सही होगा। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट में आया था, ये याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह, चौथा है वीडी सावरकर। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा वीडी सावरकर, यानी वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने लंदन में विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी। पहला ऑप्शन है मदन लाल ढींगरा, दूसरा है सुखदेव थापर, तीसरा ऑप्शन है खुदीराम बोस और चौथा ऑप्शन है सूर्यसेन। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मदन लाल ढींगरा, यानी इन्होंने विलियम हट कर्जन वायली की हत्या की थी। और कहाँ की थी, लंदन में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है जो अंग्रेज़ों द्वारा उनको दी गई थी या लौटा दी। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी सही होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा है वी गिरी, तीसरा है सी राजगोपालाचारी और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह के अन्य टॉपिक पर भी वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और आगे भी चाहते हैं कि महत्वपूर्ण जो वीडियो है वो बिना रुकावट आप तक पहुँचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें उसे बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा है म्यांमार, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो आपको बताना है कि इन देशों में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ईरान की सीमा ये भारत के साथ नहीं लगती है। बाकी नेपाल की भी लगती है, म्यांमार की भी लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है। और सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है वो भारत के साथ किसकी लगती है? तो याद रखेंगे बांग्लादेश की। ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नंदा देवी चोटी ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है खेतड़ी, दूसरा ऑप्शन है गया, तीसरा ऑप्शन है क्योंझर और चौथा ऑप्शन है सतना। तो सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी खेतड़ी ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी आपको बताना है किसके बराबर होगी। पहला ऑप्शन है 15 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री और तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। तो सही उत्तर बताना है कि 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी कितने डिग्री के बराबर होगी। तो जो सही उत्तर इसका होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी ये 30 डिग्री के बराबर होगी, याद रखेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर हम देखें तो एशिया महाद्वीप है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। आपको कमेंट करके बताना है कि इस विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? देखिए, एक ना एक क्वेश्चन आपका जीएसटी से ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको
सही तिथि बताना है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1 जुलाई 2017 को, यानी ऑप्शन ए सही होगा। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है कानपुर, तीसरा है मुंबई, चौथा ऑप्शन है नासिक। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मुंबई, यानी विकल्प सी सही होगा। यानी आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। पहला ऑप्शन है संतोष कुमार, दूसरा ऑप्शन है वाई वी रेड्डी, तीसरा ऑप्शन है उदय कुमार, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर रंगराजन। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विकल्प सी, यानी भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह ये उदय कुमार ने डिजाइन किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1949, चौथा ऑप्शन है 1952। तो आपको बताना है भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो ये किया गया था 1950 में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और बीच में रिक्त स्थान है, लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। यानी आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसमें कितने लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण ये मिलता है। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 10 लाख, यानी इसमें 10 लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण ये मिलता है। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, याद रखेंगे। अगला ऑप्शन है, माफ़ कीजिएगा, अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए, यानी भारत में राज्यों की स्थितियां हैं उसमें भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। आपको बताना है कि किस तारीख से। तो पहला ऑप्शन है अपने निर्वाचन की तारीख से, दूसरा ऑप्शन है संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, तीसरा ऑप्शन है अपने पद ग्रहण के दिन से और चौथा ऑप्शन है निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा अपने पद ग्रहण के दिन से, यानी ऑप्शन सी सही होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किससे ये व्यादेशित है। तो पहला ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका द्वारा, दूसरा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 7वीं अनुसूची द्वारा और चौथा ऑप्शन है परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो सही उत्तर बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व द्वारा ये निर्देशित है। क्या निर्देशित है? भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, वह विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। आपको बताना है कि ये किस सूची में उल्लिखित है। पहला ऑप्शन है संघ सूची में, दूसरा है राज्य सूची में, तीसरा है समवर्ती सूची में, चौथा ऑप्शन है अवशिष्ट सूची में। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा विकल्प सी, समवर्ती सूची में।
यानी वह विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, ये समवर्ती सूची में उल्लिखित है। याद रखेंगे, संविधान से निश्चित तौर पर क्वेश्चन आते हैं और आएंगे भी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है वर्ष में 1 बार, दूसरा ऑप्शन है वर्ष में 2 बार, तीसरा ऑप्शन है वर्ष में 3 बार, चौथा ऑप्शन है वर्ष में 4 बार। तो सही उत्तर आपको बताना है, तो सही उत्तर इसका होगा विकल्प बी, यानी वर्ष में 2 बार लोकसभा के कम से कम ये सत्र बुलाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है समतल दर्पण। अब यहाँ से प्रश्न जो आपके बनेंगे प्रश्न ये विज्ञान के हैं। तो प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आपको बताना है कैसा होता है। इन 4 ऑप्शंस में से पहला है उल्टा, दूसरा है सीधा, तीसरा है झुका और चौथा है मुड़ा। तो आपको सही उत्तर बताना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सीधा। देखिए, समतल दर्पण से अपना हम प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है अल्पतम दीप्ति लेंस और चौथा ऑप्शन है सिलेंड्रिकल लेंस। तो आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष का जो निवारण है वो किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विकल्प बी, अवतल लेंस का प्रयोग करके। ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु आपको बताना है कौन सी है। पहला ऑप्शन है टिन, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है पारा और चौथा ऑप्शन है टंगस्टन। तो आपको बताना है तरल अवस्था में यानी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो सही उत्तर आपको बताना है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी, यानी जो पारा है ये तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान है आपका की कमी से रिकेट्स का रोग होता है। यानी इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किसकी कमी से रिकेट्स का रोग होता है। पहला ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ए, चौथा ऑप्शन है विटामिन सी। तो आपको सही उत्तर बताना है, तो किस की कमी से रिकेट्स होता है। तो आपको बता दें इसका सही ऑप्शन होगा विकल्प ए, यानी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स का रोग होता है। अगला प्रश्न है चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा जो गुर्दों से संबंधित है क्या कहलाती है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है ऑप्थेल्मोलॉजी, दूसरा है कार्डियोलॉजी और तीसरा ऑप्शन है ऑटोरहिनोलैरिंगोलॉजी और चौथा ऑप्शन है नेफ्रोलॉजी। तो आपको बताना है इनमें से चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा जो गुर्दों से संबंधित है क्या कहलाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विकल्प डी, यानी नेफ्रोलॉजी। यानी नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत जो गुर्दों से संबंधित जो अध्ययन है वो किया जाता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों आपने देखा टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आपकी पेट परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रैक्टिस सेट मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।